हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। मैं सिराज साहिल नहीं, मैं जर्नलिस्ट। हाई नंबर है मेरे पास। जी, मैं ये कह रहा था करीम साहब कि अब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना, जी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या प्लानिंग नहीं, क्या कौन सा प्लान भी नहीं बन पाना चाहिए। है? हैं? कौन सा प्लान भी वर्कआउट नहीं हो रहा। क्यों? आप बोलिए क्यों, कहाँ वर्कआउट हुआ है। यूपी में जी। यूपी में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट आना था, आई नहीं। 5 राज्यों में कहाँ भी जैसा पब्लिक चाहती वैसा नहीं हुआ। जी। तो क्या प्लान क्या डाल सकते हैं, बोलो। अच्छा, आपके हिसाब से पब्लिक जो है चाहती है कि मोदी और उनके अलायंस वाले हारें, यही नहीं कह रहे हैं ना आप? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं चाह रहा। हम्म। मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार किसकी भी रहे, जनता को सुकून मिले। अब आपसे अब एक जनता सवाल पूछूं? जनता नहीं, आप मीडिया वाले हैं, तुम्हारा काम ही सवाल पूछना है। हम्म। चलिए, अच्छा, मैं आपको सवाल पूछना शुरू करता हूं करो। और ये इंटरव्यू मैं चलाऊंगा, वीडियो इंटरव्यू। ठीक जी है। जी। पहला सवाल मेरा ये है हम्म कि अगर कोई व्यक्ति हम्म आपको, हम्म पार्टियों का संगठन हम्म आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार अभी से घोषित करे, हम्म वो भी हिंदुओं की अध्यक्षता वाली पार्टियां, हम्म। तो उस स्थिति में आप क्या सोचते हैं और क्या करेंगे? मैं देखो, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, मैं हजरत, मेरा पूरा नाम आप याद रखिए, करीम साहब नहीं है मेरा नाम। मेरा नाम हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई है। जी। देखो, मैं जिस दिन पैदा हुआ, जी। मेरे बाप का नाम हाशिम पीर है, माँ का नाम अमीर भी है। जी। इन दोनों के औलाद में मुझे पाले सुकून का तो पक्का कट्टर लिंगायत है। हम्म। कट्टर लिंगायत जिसे कर्नाटक में लिंगायत कहते हैं। जी। कट्टर हिंदू है। हम्म। ये गोश्त नहीं खाते हैं लोग। हम्म। इनके घरों में मैं पला बड़ा हूँ। हम्म। तो मुझे पैदा करने वाले माँ बाप मुसलमान होने के नाते मैं मुसलमानों की वकालत भी करूंगा। जी। जो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं, जो लिंगायत समाज के, हिंदू समाज के, जी। उनकी भी मैं वकालत करूंगा। जी। और जिस वक्त 2006 में मेरी माँ को पैरालिस हुआ, जी। तो पूरा गांव, जेड़ मान चमार वड ग्वल कुर्बा, हर जात का आदमी अपने अपने देवता को दुआ मांगी कि इसकी जान बख्श दे अल्लाह कर। जी। 2006 से 2018 तक मेरी माँ जिंदा रही उनकी दुआ से। जी। तो इस मामले में मैं स्पष्ट करता हूँ कि मैं जातवाद पर राजनीति नहीं करूंगा। जी। हाँ, मैं जातवाद पर राजनीति नहीं करूंगा। जो सच लगे वो अच्छा लगे, और मैं खुद फैसले नहीं लूंगा। जी। तमाम समाज की एक एक कमेटी, एक एक लीडर को जो मैं नहीं चुनूंगा, वो समाज वाले चुन कर देंगे। जी। ब्राह्मण समाज से एक चुन कर देंगे, जी। लिंगायत समाज से एक, हर जमात का एक एक आदमी लेकर जी। उनकी एक कमेटी बनाऊंगा। वो मुझे चलाएंगे, मैं नहीं चलाऊंगा। अच्छा, एक सवाल और, आपने अभी इस तरह की सोच को अमली जामा पहनाने के लिए कर्नाटक के भीतर क्या प्रयास किए और कितनी पार्टियां आपके साथ हैं? नहीं, मेरे साथ ना पार्टियां हैं, ना आप मीडिया वाले हैं, ना जनता है, कुछ भी नहीं। मेरे साथ सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के फरिश्ते हैं। जी। जी तो आप जो है अल्लाह के और अल्लाह के फरिश्तों के दम पर हम्म, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो जी। उसके लिए अपने जैसे नेक और राजनीति में सक्रिय लोगों से रास्ता तो कायम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रयास किया? इसके लिए देखो, 15 तारीख को राबिया चैरिटेबल ट्रस्ट, जी। 15 तारीख को राबिया चैरिटेबल ट्रस्ट वाले जी। जलालपुर ग्राम, जी। हसीन पलवल, जी। मेवात जिला, जी। हरियाणा स्टेट, जी। यहाँ पर एक मीटिंग बुलाए हैं। जी।
वो राबिया चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई नहीं जानता था। जी मुझसे जुड़कर एक 40 दिन के अंदर का अरसा है, मुझसे जुड़े हैं तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। जी लगभग 2000 लोग वहाँ जम रहे हैं जी और थ्रू आउट इंडिया से कम 200 लोग आ रहे हैं। जी। हाँ, तो वहाँ क्या एजेंडा है? नहीं एजेंडा वहाँ देखो, ये कि मुफ्त इलाज का एक हॉस्पिटल ओपन किया जा रहा है, जी। जिसमें जो है मुफ्त सर्विस लोगों की किस तरह कहाँ कर किया जा सकते। रहा है? ये जलालपुर में। अच्छा, तो आपको वहाँ किस हैसियत से बुलाया गया है? मैं उसमें सदारत की हैसियत से बुलाया मुझे सदारत मुझे सौंपे हैं वो। अच्छा, तो मेरी सदारत में मीटिंग चल रही है वो। चलिए, आप क्या चाहेंगे मैं उस कार्यक्रम में आऊँ? हाँ, क्या आप मुझे उस कार्यक्रम में बुलाना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं पहले ही बताया हूँ कि हिंदुस्तान का हर शहरी मेरा भाई है। जी इसमें आप संत सुनील शास्त्री जी और राधे श्याम, जो हिंदू संगत में बहुत सारे लोग जो ब्राह्मण हैं, जी हर एक ब्राह्मण की शिकायत करता है। जी। लेकिन मैं हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, ब्राह्मण से लेकर बुद्ध तक, महावीर से लेकर गुरु नानक तक, जी हर कौम के लोग मुझसे जुड़े हैं। हर एक को वहाँ स्वागत है। लेकिन जिस तरह हमें जीने का हक हिंदुस्तान में है, जी लेकिन किस तरह जीना उसका फर्ज भी है। जी। वो बातों को ख्याल रखते हुए आप जरूर आए, आपका वेलकम है। अच्छा, एक सवाल और। छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं सोहन पोटाई। हाँ वो सांसद भी रह चुके हैं 2-3 बार और जी बहुत प्रभावशाली हैं। वो जी ये चाहते हैं कि अडानी, अंबानी और बड़े घराने जिस तरह से आदिवासियों, SC ST OBC माइनॉरिटीज के अधिकारों को छीन रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए पूरे देश में आदिवासी भाई, SC ST OBC माइनॉरिटीज और ब्राह्मण भी, मतलब सभी लोग जो सोच आपकी है, एक बैनर तले आए। तो वो एक 20 मई के बाद कार्यक्रम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो क्या आपको हम उनके द्वारा न्योता भिजवाएं तो आप उस कार्यक्रम में शामिल होंगे? जी जरूर। अच्छा, ये कार्यक्रम कब है? 20 तारीख के बाद वो हमें बताएंगे जब डेट फाइनल करेंगे। ये 20 मई के। नहीं, मैं एक डेट बता रहा हूँ। 29 को मेरी बेटी की शादी है। जी तो मैं 21 मई से लेकर जी जून 10 तक जी। जून 10 तक मैं फ्री नहीं हूँ। ये डेट छोड़कर अगर आप करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, अब आप एक सवाल का और जवाब दीजिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या रणनीति बना रहे हैं? मैं अभी रणनीति नहीं बनाया हूँ। अब रणनीति बनाए तो सामने वाला दानिशमंद हो जाता है, अच्छा हमारी रणनीति को फेल करता है। जी मैं यहाँ की जो सबसे बड़ी संस्था है, जी सबसे बड़ी संस्था है जिसे कन्नड़ साहित्य परिषद कहते हैं। जी तो कर्नाटक का हर कर्नाटक की हर बात वो साहित्य परिषद डायरेक्शन करता है। जी जितने भी कर्नाटक में कन्नड़िगा हैं और जितने भी हिंदुस्तान में कन्नड़िगा हैं जी और जितने भी देश में कन्नड़िगा हैं, जी उनकी हुकूमत वो साहित्य परिषद करता है। उसका मैं परमानेंट ऑफिस दे रहा हूँ जी और सब लोग उनके पैर छूते हैं। और वो कन्नड़ साहित्य परिषद के कई पदाधिकारी मेरे पैर छूते हैं। जी इस तरह का अल्लाह मियाँ मुझे नवाजा है। और साथ ही साथ जलालपुर ग्राम वाले मेरे वास्ते अपनी जमीन, जी एक जमीन रिजर्व करे हैं। जब मैं दुनिया से पर्दा नशी हो जाऊंगा तो अपनी जमीन में दफन करके मेरी मजार और गुम्बद बनाने का फैसला किए हैं। जी। अच्छा, ये बताइए आप, मजार और गुम्बद बनाना क्या इस्लाम के हिसाब से सही है? मैं इस्लाम के हिसाब से अगर सही नहीं है तो जितनी भी गुम्बदें गिरा डालो ना।
नहीं, मैंने सवाल पूछा तो मेरे सब क्यों सवाल नहीं में बनवाते? मैं नहीं, मैं सवाल का जवाब दिया ना आपको। नहीं मैं कौन होता हूँ गिरा देने वाला? मैंने अब सवाल किया अब मैं जनता। ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, वो लोगों को पूछिए जो बनाना चाहते नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हैं। हूँ मैं सर, नहीं, हाँ मैं यूं कह रहा हूँ। मैं देखो चलिए मैं इसको सवाल को दूसरी तरह कर लेते हैं। नहीं, ये मैं सवाल छोड़ डालो, ये सवाल इस सवाल में बहस में पढ़ना नहीं है मुझे। नहीं, इसमें हम नहीं, ये आपकी बात सवाल नहीं छोड़ कर रहे। डालो। सर मैं सवाल किसकी से बात क्यों, में आप इतने मैं महान आत्मा देखो हैं, आप नहीं सवाल से नहीं बात नहीं क्यों रहे हैं? मेरी बात हमारे सुनिए, पैगंबर मेरी साहब बात ने तो सुनिए, कहा, सुनो हुजूर मेरी बात सल्लल्लाहु, सुनिए, पहले पहले अरे मेरी बात सर सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अरे वसल्लम साहब ने हर आदमी के हर सवाल का जवाब दिया है, और उन्होंने हिदायत भी दी है कि किसी के मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब काबिल लोगों को देना चाहिए। तो हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप तो क्यों तुम्हारे हमसे सवाल खफा का हो गए? जवाब मैं दे रहा हूँ ना, देने मौका देना ना, जी मैं दे अपना दीजिए। अपेक्ष व्यक्तिगत क्या करूँ मैं। हाँ दीजिए। देखिए, मैं पहले ही बताया जी कि मैं हर धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। जी तो अब मुझे अगर आप मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफनाएंगे जी तो मेरे मरने के बाद नॉन मुस्लिम भाई मुझे नहीं मिल पाएंगे। जी इसलिए जलालपुर ग्राम वाले मेरे वास्ते सेपरेट जमीन तय करके मेरे जी। मरने के बाद भी गैर कौम भी मेरे पास आकर मुझे मिले, इसका इंतजाम हमने किया है। नहीं वो अच्छी बात है, मैं सर वो आपकी बात पे नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ, नहीं मैं भैया छोड़ा, सवाल। मैं दीन के सवालात में मैं मौलाना नहीं हूँ। नहीं आप मौलाना नहीं, नहीं मैं है, मौलाना ईमान नहीं वाले तो हैं आप। हूँ, बिल्कुल। मैं तो मौलानाओं से बहस करता हूँ, देखिए, हम तो अरशद मदनी से सवाल करते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछूं पूछिए। तो मदीने में हुजूर की गुम्मत क्यों है? हाँ उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, नहीं, हुजूर आप के मैं दे ये रहा हूँ। मामले देखो, ये मामले में मुझे आप मत सवाल पूछ छेड़ो। रहे हैं तो जवाब तो सुन लीजिए। नहीं, अब देखो, तुम्हारे मेरे सवाल वो दीन नहीं के मामले में। मेरे सवाल दीन के मामले दीन में क्यों नहीं, दीन तो दुनिया को चलाने के लिए है ना। नहीं, वही तो वो तो बता रहा ना, हाँ मेरे पास वक्त भी मेरा रिजर्व है ना, मैं मौलाना नहीं हूँ, बता रहा हूँ ना नहीं, मैं। आप मौलाना नहीं है, मैं तो जो है अरशद मदनी महमूद मदनी से भी सवाल करता हूँ। और अरशद मदनी और महबूब मदनी की वजह से पूरा हिंदुस्तान बेकार हो गया है, तुम्हें पता अच्छा है? मैं तो उनसे उनसे नदवी से भी करता हूँ, मौलाना बुखारी से भी तुम करता हूँ। किससे भी करेंगे तो बेहुदा सवाल मत कीजिए, नहीं सीधा सवाल सवाल कीजिए। बेहुदा है, ये आप देखो, कैसे तय करेंगे? नहीं, हाँ, हाँ दीन जो है हाँ एक दो सवालों पे नहीं टिका है। हाँ, हम और पूछेंगे ना, पहले एक सवाल का तो जवाब मिल मेरे जाए। पास वक्त भी होना नहीं, तुम्हें देने मेरे पास वक्त भी होना नहीं, क्या आप दादागिरी करोगे आप? नहीं मैं फिर दादागिरी नहीं कर मैं रहा जिसका सर, जवाब नहीं मैं देना चाहता हूँ बहुत, क्यों पूछ रहे हो आप? मैं विनम्रता मैं पूर्वक पूछ रहा नहीं हूँ, बड़ा हम्बल आपकी रिक्वेस्ट है। देखो, तीनों चीजें एक हैं। जिस दिन मैं 13 दिसंबर 2015 में मोदी को मिलने गया हम्म तो मुझे वहाँ एक शर्त रखी गई, क्या? आप ना ही वहाँ तुम्हें 5 जुमले बोलने का मौका दिया जाएगा। अच्छा। मैं बगैर अपॉइंट के मिलने गया था तो मिलने की परमिशन बिल्कुल नहीं दी हो। हाँ जब मैं जिद पर अड़ा तो हाँ मेरी जान मारने की धमकी दी हो। अच्छा। मैं मरने भी तैयार हुआ तो मुझे एक शर्त पर मौका दिए हो, हाँ क्या? वहाँ जाएंगे 5 जुमले बात करेंगे। हाँ बताइए कौन कौन से और जुमले? नहीं, जो भी जुमले बात करना 5 जुमले क्या बात करना। किया आपने, आपने क्या बात मैं की? बता रहा हूँ, पहले बीच में कट नहीं करना चाहिए। कौन ओके सी आदत ओके हो, ओके। पूरी बात सुनने की जी सलाह है सर, तेरे को। सर प्लीज हाँ बोलिए। देखो, 5 जुमले बात करना, 5 जी जुमले के बाद उनका जवाब आएगा। जी। जवाब आने के बाद नो आर्ग्यूमेंट, अच्छा नो सजेशन, अच्छा नो रिक्वेस्ट आल्सो। अच्छा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना भी एक दादागिरी है। अच्छा। रिक्वेस्ट करना वो नम्रता नहीं है, वो भी सबसे बड़ी दादागिरी है वो। सर मोदी जी भगवान है क्या कि उनसे सवाल नहीं किया जा सकता? हाँ, हाँ नहीं, नरेंद्र मोदी मुझे भगवान वो है क्या कंडीशन दुनिया के? मुझे जो कंडीशन किए थे वो कंडीशन मैं आपको तो बताया। आपने वो कंडीशन फुलफिल की? फुलफिल भी क्या, मैं मेरा काम कर लेके निकल के आएगा। हैं? क्या कहा आपने उनसे? देखो, मैं पहले जाते ही कहा, जी आपकी पार्टी में बहुत सारे दुश्मन थे, उनको सबको हरा कर आपने पीएम बने। बहुत बढ़िया बात सर। मेरा जी पहला जुमला खत्म हो गया। जी दूसरा जुमला, पीएम बनकर आप खामोश बैठ सकते थे लेकिन पूरा दुनिया का दौरा किया, जी ये दूसरा जुमला। जी तीसरा जुमला, जी। अब आपको समझना है तो हिंदुस्तान को एजुकेटेड बनाना है। बिल्कुल सही है। तो चौथा जुमला,
इस मामले में मुसलमान बहुत कमजोर हैं। जी उनको पहली से लेकर 7वीं तक उर्दू मीडियम में एजुकेशन है। जी पहली से पहले की नहीं, पहली के 7वीं के बाद की नहीं, वो एजुकेशन फराम करना मुझे बेहतर लग रहा है। ये आप भी बेहतर समझते हैं तो कर सकते हैं। जी। पांचवा? पांचवा जुमला ये करती हैं आप को, मुझे आप पर उम्मीद नहीं, यकीन है। बस मेरे 5 जुमले खत्म है, मैं जाता हूँ। तो नहीं नहीं बेटे बेटो, मेरा जो मंशा था ना, वो क्या करे, कर्नाटक के पूरे जितने भी नेता थे पूरे हार गए थे वो मामले में। जी वो ऐसा हुक्म करे कि कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी को एक ऑर्डर करते हैं जिसमें लिखते हैं टेक नेसेसरी एक्शन इमीडिएटली जी एंड गिव मी रिपोर्ट। जी ये लिख कर चीफ सेक्रेटरी का एड्रेस करते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट में रखता है, सिद्धरामैया की गवर्नमेंट रहती है। जी तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिस्टर को अपॉइंट करती है, मिनिस्टर सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी कमिश्नर को, कमिश्नर डायरेक्टर को, डायरेक्टर तमाम डीडीपीआई को, डीडीपीआई तमाम बीओज को। जी बीओज क्या करते हैं, कहाँ कहाँ कितने उर्दू स्कूल होना, कितने कॉलेज होना, पूरी लिस्ट मंगा लेते हैं। जी वो अगर काम पूरे हिंदुस्तान में हो तो आज भी देखो हिंदुस्तान में सुकून रहता है। लेकिन ये करने के बजाय बिहार और यूपी वाले अरबी मदरसे खोल लेकर हाफिज बनाए, हाफिज के साथ साथ आईएएस ऑफिसर बनाते। तो बिल्कुल सही है। तो मोदी जी ने क्या कहा इस पे? अब कर्नाटक में क्या सब स्कूलों में वो चीज लागू हो गई? हाँ, वो देना ऑर्डर दियो, अच्छा दियो। वो नमूना आप पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर ले सकते हैं, जी जिसकी वजह से कम 1 करोड़ मुसलमानों को रिज़्क मिलता है। जी हाँ, 10 करोड़ बच्चों को तालीम मिलती है। जी वो नहीं कर रहे ना। फिर आपको कहाँ जा रहे हैं, चंदा पूछने जा रहे हैं। अब देखो रमजान का महीना पूरा चलेगा, फलान जगह मस्जिद खरीदनी, स्क्वायर फुट का जगह आता है, हदिया फितरात क्या है दो कर को, जी उलमा पूरे आलिमा पूरे भीख मांगते फिर रहे हैं। जी ये हमारी कौम की हालत है। जी हाँ, ये नहीं होना। जबकि वही पैसा ब्राह्मण समाज वाले गवर्नमेंट से लेते हैं संस्कृत पढ़ाने वास्ते। जी तुम क्यों नहीं लेते? जी। हाँ एक सवाल सर पूछे? बोलिए। टर्की के राष्ट्रपति ने हाँ, कहा कि अगर मुसलमान ईमानदारी से अपनी फितरा और ज़कात दें तो कोई मुसलमान गरीब ना रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है ना, अच्छा सर, ये बिल्कुल सही, हाँ सर, बिल्कुल ये सही है। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या ये मुसलमान और देश के लिए सही है? देखो तुम्हें ना एक बात बताता हूँ। आप दुनिया में 5 नमूने के मुसलमान हैं। जी एक मुसलमान वो हैं, आप तो जानकार हैं, हाल इल्म रखते हैं। जी पहले अव्वल मुसलमान वो हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, माँ खुदैस जुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हु, अली रजी अल्लाह अन्हु। जी ये बगैर सवाल पूछे है हुजूर की नबूवत को कबूल करे। बिल्कुल सही। दूसरे नंबर के वो मुसलमान हैं जो इल्म को जानते थे, फलां टाइम में फलां शख्स आएंगे, फलां तेरे रास्ते से आएंगे, फलां जगह रुकेंगे, फलां जगह आएंगे, मदीने को आएंगे। तो जी ये पूरा इल्म उनको था, तो वो जी इल्म के जरिए वो उनको इस्लाम कबूल कर लिया। जी तीसरे नमूने के मुसलमान वो हैं इनके मौजूदात देखे, जैसे कि अबू जहल ने किया। जी तुम्हें वो ये सोने का पत्थर होना, पत्थर के ऊपर एक दरख्त होना, दरख्त को ढालियां लगना, हर डाली पर कलमा लिखना, और उसे पत्ते होना, पत्ते पर ला इलाहा कलमा लिखे रहना, और उसे अंगूर, अंजीर, बेर, अनार 5 नमूने के फल होना, वो 5 नमूने के फल परिंदा खाना, वो परिंदे के परों पर कलमा लिखे रहना। वो खा को वो अपने मुंह से कलमा पढ़ना, जब मैं मुसलमान होता हूँ। जी ये अबू जहल का सवाल था। तो वो सवाल पूरा हुआ तो ये जितने भी मुसलमान देखे, अफजल तो नहीं हुआ मुसलमान, लेकिन जितने भी लोग देखे ना पूरे मुसलमान हो गए। जी ये मौजूदात देख को मुसलमान हुए। जी अब चौथे नंबर के मुसलमान वो हैं इनके अखलाक देख को मुसलमान हुए। जी एक बूढ़ी थी जो कचरा सड़ती थी, अभी एक बूढ़ी थी जो वजन उठा ले गई, ऐसे बहुत सारी मिसालें। जी तो ये इनके अखलाक देख को मुसलमान हुए। जी 5वें नमूने के वो मुसलमान हैं जब मक्का फतह हुआ तो कुछ कर नहीं पाते थे, जी दरवाजा बंद करके बैठे थे। हुजूर ने माफ किया तो मजबूरी में मुसलमान हुए। वही मजबूरी में जो मुसलमान हुए वो मुसलमान जो है आज मक्का पर हुकूमत कर रहे हैं। जो
पैसे लेकर मिरज या सांगली महाराष्ट्र के जन जिलों में आते हैं, नौजवान लड़कियों को निकाह पढ़ाते हैं, अपने को जितने दिन रहना उसके साथ आयशो अयाशी करते हैं, फिर और वहाँ का वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। उसके पेट से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम सिकंदर भक्त रखा जाता है। वो बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनने की बात करता है। बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। सर एक सवाल और पूछें, भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे चलती है और वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन भगवान राम के शासन काल में, उनके काल में तो जानवरों, परिंदों और सबके अधिकार थे, इनमें तो मानव को काट रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, यहाँ मैं आरएसएस, बीजेपी और सरकार तीन के खिलाफ नहीं हूँ जी। मैं इसलिए खिलाफ नहीं हूँ कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं उससे मुझे लेना देना नहीं जी। लेकिन ये तीन भी जो है ना, देखो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के आप भी सदस्य बन जाओ। जी। तुम्हें सदस्य बनने के लिए नहीं रोकेंगे वो। नहीं रोकेंगे। जब सदस्य बन जाएंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपनी हिफाजत किस तरह करना वो बताएंगे, गुर बताएंगे। जी। जो गुर तुम्हारे देश के हित में है वो मान लो, जो नहीं है वो बायकाट करो। जी। जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ रहेगा, जबकि वो जो भी संस्था रजिस्टर होती है हमारे भारत के संविधान के मुताबिक होती है। जी। भारत के संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं है संविधान के खिलाफ बात कर, कानून के खिलाफ तुम्हें संगठन करो कर को। जी। आप उसे दूर रखकर, उसे अछूता रखकर ये करें। इस मामले में मैं समझता हूँ मोदी जी कामयाब हुए हैं, क्योंकि मोदी जी एक तेली घराने से ताल्लुक रखते हैं और एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। वो इसके बावजूद भी आरएसएस वालों का दिल जीत लेकर आरएसएस हुकूमत करके परवीन तोगाड़िया को भगा भगा के मारते हैं। जी, सही है। और रही बात बीजेपी जातिवाद का सब भी बोलते हैं, मीडिया वाले, अवाम भी बोलती है। जातिवाद कहाँ है? अगर जातिवाद रहते तो उनके में से 131 तो वो दलितों को टिकट दे रहे हैं ना। दलित क्या कर रहे हैं आज? दलित एमपी जो हैं क्या कर रहे हैं? अगर दलितों पर अत्याचार हो तो दलित एमपी वहाँ क्या उखाड़ रहे हैं? जी, सही कहा जी। और उन्होंने तो छोड़ो, जब 167 में से 130 में से 67 निकालो, बाकी एमपी तो दूसरे हैं। ये तो रीजन दे सकते हैं जी। ये भी रीजन नहीं दे रहे ना। तो 131 लोग वहाँ हैं। राज्यसभा में कितने हैं, विधानसभा में कितने हैं, विधान परिषद में कितने हैं? सब के सब सामूहिक रीजन दे डालो, हुकूमत रहेगी नहीं। ऐसा नहीं करके चुपके मोदी को बहाना बना के अपनी ये कर रहे हैं, अपना ये अपनी दाल गला रहे हैं। बीजेपी को, सरकार को, आरएसएस को मोहरा बना के ये अपनी चाल चल रहे हैं। और आगे बढ़ के बताऊं मैं तो दलितों में अमीर है, गरीब है। मुसलमानों में अमीर है, गरीब है। वही मैंने एक सवाल किया है अभी हर इमाम 5 वक्त की नमाज पढ़ा था। इमामों में हदिया कम ज्यादा क्यों? वो भी 5 वक्त पढ़ा रहा है, ये भी 5 वक्त पढ़ा रहा है। एकदम सही सवाल है आपका। किसी 50,000 पढ़ा दे रहे हैं, किसी 5,000 दे रहे हैं, किसी कुछ भी नहीं दे रहे। क्यों? अगर यही बात तुम्हारे जो इसका बोर्ड है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पूरे हिंदुस्तान को लीड करता तो हर इमाम की तनख्वाह एक हो, जितना भी चंदा है, हदिया है, पूरा एक तरफ जमा करके तमाम इमामों को फांसी अपने ईमानदारी के साथ पूरे इमामों को बराबर का दरमा रिलीज करता तो सही बात है। पूरा मुसलमान तुम्हारे साथ रहता। बिल्कुल सही है। हाँ, पूछिए और क्या पूछना। सर ये सवाल, और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए एकजुट भी तो नहीं हो पा रहे हैं पूरे देश में। वो देखो, आपको मालूम है, आप मीडिया वाले हैं, 3 पार्टियां हैं, 3 नमूने की पार्टियां हैं। जी। पहली पार्टी वो है जो ईमानदारी के साथ विरोध करना चाहती है। जी। दूसरी पार्टी वो है जो अपने ये पैसे के वास्ते अंदरूनी समझौता कर लिए। जी।
दो पार्टियां हैं। जी अब तीसरी पार्टी वो है कभी इधर रहती कभी उधर रहती जी और मौका परसता है। जी तो ये तीन भी एक नहीं हो सकते, ये करने का सोचना भी नहीं। जी। तो अभी मतलब आप क्या कहना चाहेंगे देश के मुसलमानों और हिंदुओं सभी से, और खास तौर से मुसलमानों की हालत खराब है, उनके रहनुमा जो है नकारा साबित हो रहे हैं, और आप इतनी डेप्थ नॉलेज रखते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, उन्होंने आपकी बातें पूरी मान लिया, गंभीरता से सुनी और मान भी ली। मान ले तो वो इसलिए आप मैं जी उस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ। जी, तो अब इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे देश के मुसलमानों से और आम जनता से? नहीं देखो, ये एक बात तुम्हारा भी अच्छा मालूम है, मीडिया वाले जी हम सब मिलकर मोदी को, योगी को ब्लेम देना अच्छी बात नहीं। जी तुम जी अपने एमएलए को कटघरे में ठहरा करो, पूरा देश सुधर जाएगा। बिल्कुल सही। तुम्हारा एमएलए और एमपी क्या कर रहे, तुम्हारे एरिया का जिम्मेदार वो है। जी अगर झूठ बोल रहा है तो भी वो जिम्मेदार है, अगर सच बोल रहा है तो वो जिम्मेदार है। जब अच्छे कामों का सहरा अपने सर लेता है जी तो बुरे कामों का सहरा उसके सर क्यों नहीं ठोकते तुम? मोदी को क्यों ठोकते हो? मोदी को बनारस की या वाराणसी की जनता ठोक सकती है, क्योंकि वहाँ का एमपी है वो। जी वो एरिया के लोग छोड़ो, दूसरे एरिया के उसे टीका करने का हक नहीं रखते। जी। तुम्हारे एमपी का टीका करो, तुम्हारे एमएलए की टीका करो। सर ये आप बताइए कि ये जो योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की पॉलिटिक्स शुरू की है, कार्रवाई शुरू की है, क्या लोकतांत्रिक देश में जो है कानून और संविधान के होते हुए इस तरह की एक तरफा कार्रवाई सही है? नहीं, वो तुम्हारे पास अक्कल नहीं है, तुम्हारे पास अक्कल नहीं है, तुम्हारे में दम नहीं है। देखो, बुलडोजर कहाँ चलाना है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं पूरे फॉलो करना ना। जी अवैध मंदिरें तोड़ो करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जी आज तक कितने तोड़े तुम? जी नहीं तोड़े। क्यों नहीं तोड़े? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? अपील करो, इतने वकील हैं ना तुम्हें। जी क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के वकील कितने हैं? जी कितने हैं? हिसाब है तुम्हें? मुसलमानों की मीटिंग बुला लो तुम्हारी मीडिया के जरिए से, जी। तुम्हारा साथ मैं दूंगा। तुम्हारी कौन सा मीडिया है तुम्हारा? सरोकार मीडिया। सरोकार मीडिया की जानिब से एक दिल्ली में मीटिंग बुला लो, जी मैं खुद आऊंगा, मैं भी उसका लीड करूंगा। जी क्या तो मेरी अध्यक्षता में बुला लो। जी मेरी अध्यक्षता में जी। 12 तारीख को बुला लो। क्या कहाँ बुला? किस सब्जेक्ट क्या रखें बताइए आप? यही तो आप तुम्हारा सवाल ही रखो। अच्छा ये ठीक है, इसी में। हाँ, मुसलमानों को मुसलमान वकील, जी मुसलमानों को मुसलमान वकील किस तरह इंसाफ दिला सकते हैं, इसके बारे में मीटिंग बुलाई गई है, जी एकदम जिसकी सही। सदारत हजरत अब्दुल करीम हाशिम देसाई को मनाई गई है। जी ठीक है, मैं बनाता हूँ इस पे प्रोग्राम, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करके कार्ड वार्ड छपवाता हूँ। 12 तारीख को बना लो। जी 12 मई। 12 में, हाँ, क्योंकि 12 में को मैं तुम्हारा टाइम दे सकता हूँ। 12 मई को कितने बजे प्रेस क्लब में कर लें, कॉन्फ्रेंस हाँ, खुला कर हाँ, लें? अच्छी बात नहीं, वकील आना ना, मैं अकेला रहना नहीं, वकील आना हो, तुम्हें वकीलों को बुला लेना। अच्छा अच्छा। वकीलों को, जितने पूरे कर्नाटक के, पूरे हिंदुस्तान के वकीलों को बुलाओ, जो दिलचस्पी रखते हैं आ जाते हैं। जी हाँ सही बात है। हाँ, जी पर नहीं, बेसिक काम करो। हमें ये बात को बमन को आप देखो एक बात और बात बता रहा हूँ मैं। जी हमारे बच्चे को कहाँ पानी पीना, हमें सबक सिखाना। जी देखो, आप मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। जी सुअर का गोश्त लाकर अगर मस्जिद में कोई बच्चा फेंके या जी लेकर आकर वो पानी पीने की कोशिश करे वजू के पास से, क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह बम्मन और जिसमें उन गोश्त खाने वाले को हाथ से पानी नहीं पीते उन्होंने। जी जब उनकी मंदिर में गया कोई बच्चे को मारे तो उसे वायरल करके पूरे हिंदुस्तान का मामला बनाने की जरूरत नहीं है। वो सही कह रहे हैं आप। भड़का रहे हैं, ये कौन तो भड़का रहे हैं। जी ये भड़काना बंद करवा लो। जी हाँ, वो करने के बजाय वहां बैठ को उससे जो स्वामी है, आइंदा हमारा बच्चा नहीं